तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम के चैप्टर नंबर 214 की। और जिस किसी ने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो भाई लोग, पिछले एपिसोड में हमने देखा था जे हाई स्कूल में आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के बंदों ने वास्को के नाम का हल्ला मचा रखा होता है। यहाँ तक कि जो स्कूल में एक मूर्ति होती है, आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के बंदों ने उस मूर्ति का सर तोड़ के वहाँ पे वास्को का सर लगा दिया होता है, मतलब वास्को की मूर्ति का सर। क्योंकि आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के सारे बंदे वास्को की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते होते हैं, और क्योंकि आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में सारे के सारे छिछोरे लोग भरे पड़े होते हैं, इसलिए जो स्कूल का एक टीचर होता है वो कहता है मुझे वास्को को इस स्कूल से निकलवाना होगा। ये सब इसी इंसान की वजह से हो रहा है। यूनटेली, मैं तुमसे हार नहीं सकता, मैं तुम्हें इस स्कूल से निकलवा दूंगा। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो जेस होता है वास्को को बहुत ही हैरानी में बोलता है, वास्को भाई, क्या सच में तुम्हारा सपना 4 गैंग को तबाह करने का है? कि क्या आपने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोचा कि आगे चल के आपको क्या करना है? लेकिन यार, वास्को को तो सिर्फ 4 गैंग को तबाह ही करना होता है, इसके अलावा वास्को ने कुछ भी नहीं सोचा होता। और जो हमारा जैक होता है वो कहता है कि उसे मोहम्मद अली के जैसा बॉक्सर बनना है। और अभी हम देखते हैं जो हमारा जेस होता है वो वास्को को पकड़ के ले जा रहा होता है और कहता है, वास्को भाई, यहाँ तक कि इस जैक का भी एक सपना है, चलो यहाँ से चलते हैं। और जैक कहता है, अबे तेरा इस बात से क्या मतलब है बे? यहाँ तक कि जैक का भी एक सपना है, क्या मेरा कोई सपना नहीं हो सकता? इसके बाद हानिल अपना फ्यूचर प्लान बताती है। वो कहती है, मैं चाहती हूँ फ्यूचर में मेरे 10 मिलियन यूट्यूब के सब्सक्राइबर हो जाएं। वैसे हानिल और मेरी सोच एक जैसी है। और इसके बाद जो हमारा वास्को होता है वो हानिल को कहता है, क्या हानिल, तुम्हें 10 मिलियन ट्यूब चाहिए? सच में तुम कमाल हो, आखिर तुम 10 मिलियन ट्यूब का करोगी क्या? इसके बाद जेस कहता है, वास्को भाई, उसको वैसी ट्यूब नहीं चाहिए जैसी आप सोच रहे हो। और इसके बाद हमारा जे अपना फ्यूचर प्लान बताता है। वो कहता है कि उसको आगे चल के डॉक्टर बनना है। और जे डॉक्टर सिर्फ इसलिए बनना चाहता होता है क्योंकि जब उसने देखा था कि डैनियल हॉस्पिटल में एडमिट है और वो डैनियल की कोई भी मदद नहीं कर पा रहा होता है, तो उस समय उसको अपनी ये लाचारी महसूस हुई थी, और इसी वजह से जे हमारा डॉक्टर बनना चाहता है। और जे सभी जे को देख के बोल रहा होता है, ये बस अपना सर हिलाता है, आखिर लोग इसको समझते कैसे हैं? इसके बाद जेस और वास्को जाते हैं लोगन ली के पास और उसका ड्रीम उससे पूछते हैं। इसके बाद जो लोगन ली होता है वो गुस्से में कहता है, क्या मेरा सपना? यहाँ से दफा हो जाओ तुम दोनों के दोनों। और लोगन ली अभी एक आर्ट बना रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, क्या मेरा सपना मेरा पिछवाड़ा। और जो वो आर्ट बनाता है उसमें हमारी हानिल की फोटो होती है। और इस चीज से हमें साफ पता चलता है कि जो हमारे लोगन ली का सपना है वो ये है कि वो हानिल के साथ रहना चाहता है। लेकिन तभी जो लोगन ली का चेला होता है वो यहाँ पे आ जाता है। वो कहता है, हे लॉर्ड, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? लेकिन हमारा लोगन ली बिल्कुल भी नहीं चाहता होता कि इस बंदे को हानिल की आर्ट दिखे जो कि लोगन ली अभी बना रहा होता है। इसलिए लोगन ली इस बंदे को पकड़ के इसको ढंग से पिचका देता है अपनी जुजुत्सु की स्किल से। लोगन इस बंदे की माँ बहन करने के बाद अपने में कहता है, मैंने इसकी रीढ़ की हड्डी बस तोड़ ही दी थी। इसके बाद एली अपना सपना बताता है। एली कहता है, मैं तो हमेशा से ही एक हेयर ड्रेसर बनना चाहता था, लेकिन यार ये कोठी बंगले वाले लोग नाई को हेयर ड्रेसर बोलते हैं ताकि सबको ऐसा लगे कि ये बहुत ही अमीर खानदान से हैं। एली वैसे अपने आप को हेयर ड्रेसर कहता है, लेकिन मेरे इलाके में एली को नाई बोलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं एक सीनियर को जो डैनियल लोगों का भी सीनियर होता है। और आपको बता दूं, ये बंदा फाइटिंग में बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। ये बंदा कहता है, मैं तो एक मॉडल बनना चाहता हूँ। लेकिन एक मिनट, आखिर तुम हो कौन? तुम्हें पता है तुम एक सीनियर से बात कर रहे हो अपने? तो इसके बाद वास्को और जेस यहाँ से निकल लेते हैं। इसके बाद जो हमारा वास्को होता है यहाँ तक कि 2 कुत्तों से भी उनका फ्यूचर प्लान पूछता है। और कुत्तों के दिमाग में भी बस हड्डी ही घूम रही होती है। और जो वास्को होता है वो कहता है, वाह, ये कितने ज्यादा क्यूट है। इसके बाद ये दोनों विंजिन और ड्यूक हावा से उनका फ्यूचर प्लान पूछते हैं। और विंजिन और ड्यूक हावा एक साथ एक सुर में बोलते हैं, हमें रैपर बनना है। लेकिन जो विंजिन होता है हमारे ड्यूक हावा का कान पकड़ता है और मोड़ने लगता है और कहता है, अबे साले मोटे, यहाँ से दफा हो जा। आजकल हर कोई ऐरा गहरा सोचता है कि वो रैप कर सकता है। अबे मोटे, क्या तुझे लगता है तू सच में रैप कर सकता है? मोटे, तू जाके किसी खाना खाने की चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर, ये रैपिंग वैपिंग तेरे बस का नहीं है। इसके बाद वास्को कहता है, अबे ओए, ड्यूक को परेशान मत कर। इसके बाद जेस कहता है, हाँ, उसे जाने दे। लेकिन तभी हमारा डैनियल यहाँ पे आता है और विंजिन का हाथ पकड़ता है और कहता है, अबे ओ, ड्यूक को अकेला छोड़ दे। हे ड्यूक, क्या तुम ठीक हो? और विंजिन अभी अपने मन में सोच रहा होता है, डैनियल पार्क, ये साला हमेशा बहुत ज्यादा हीरो बनता रहता है। इसके बाद विंजिन डैनियल को कहता है, अबे ओए, क्या तू मेरे हाथ से मरना चाहता है? लेकिन तभी वास्को कहता है, ओए चश्मिश, अपना चश्मा उतार। इसके बाद विंजिन कहता है, तुम सालो, तुम्हें इतना मारूंगा पूरी रात भर उल्टियां करते रहोगे खून की। हे मैरी, मुझे मेरे 3रे नंबर वाला चश्मा दो, मैं इनकी बैंड बजाने वाला हूँ। लेकिन तभी मैरी विंजिन की गुद्दी में एक रैपट मारती है और कहती है, तू बेवकूफ, चुपचाप से शांत बैठा रहे। हे गाइस, सॉरी, मैं इस बेवकूफ की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। और मैरी विंजिन को पकड़ के यहाँ से ले जा रही होती है। इसके बाद जो विंजिन होता है वो कहता है, हे मैरी, मुझे छोड़ दो। इसके बाद मैरी कहती है, अपना मुंह बंद कर और चुपचाप से मेरे पीछे आ तू। इसके बाद वास्को कहता है, चलो डैनियल, हम भी चलते हैं। इसके बाद डैनियल कहता है, नहीं, मैं तो। और हम देखते हैं जो आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट का टीचर होता है गॉर्डन पार्क छुप के ये सब कुछ देख रहा होता है। गॉर्डन पार्क अपने मन में कहता है,
मैं तो यहाँ पे वास्को का पीछा कर रहा था, लेकिन ये दूसरा बच्चा वास्को के साथ क्या कर रहा है? यूंटे ली और डैनियल पार्क, इन दोनों ने ही जे हाई स्कूल का सत्यानाश कर रखा है। ये डैनियल स्कूल में दारू पी के आता है और कैफेटेरिया में ये लोग लड़ाई करते हैं। ये दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा बिगड़ैल हैं। लेकिन तभी जो स्कूल का प्रिंसिपल होता है वो इस टीचर को आवाज लगाता है, हे मिस्टर पार्क। और मिस्टर पार्क प्रिंसिपल को देख के फिर से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। अभी जो प्रिंसिपल होता है बर्न नकल के 7 मिनिस्टर्स में से कुछ बंदों के कंधों में बैठा होता है। और इससे भी ज्यादा कमाल की बात यह होती है कि प्रिंसिपल ने अभी ड्रैगन बॉल जी के फ्रीजा का मास्क पहना होता है। प्रिंसिपल कहता है, हे मिस्टर पार्क, यहाँ ऊपर से नजारा बहुत अच्छा है। और 7 मिनिस्टर्स कह रहे होते हैं, यो हमारे बेस्ट बॉस है ब्रीजा। इन्होंने अभी फ्रीजा का ब्रीजा बना दिया होता है। ये कहते हैं, हो लॉर्ड प्रिंसिपल, आप सच में बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं। कोई भी इंसान तब बहुत ज्यादा पावरफुल लगता है जब वो अपने हाथ के बाजू के कपड़े फाड़ देता है। और अभी जो प्रिंसिपल होता है उसने भी अपना कोट साइड से फाड़ा हुआ होता है। इसके बाद प्रिंसिपल इन बंदों को कहता है, मुझे लगता है तुम्हारे सीनियर्स काफी ज्यादा दिलचस्प हैं। जो हम लोगों ने आपस में बात करी थी उस मामले में मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा का पूरा भरोसा है। मतलब कि यार जो यहाँ का प्रिंसिपल होता है ना वो फुल मजे में रहता है। बच्चों के साथ तो वो मस्ती करता ही है और ऊपर से जो टीचर होते हैं उनको भी वो फोर्स करता है कि वो बच्चों पे काबू पाए। बट खुद प्रिंसिपल किसी भी चीज की लोड नहीं लेता। इसके बाद जो प्रिंसिपल होता है वो मिस्टर पार्क टीचर को कहता है, मिस्टर पार्क तुम्हें पता है ना, अगर तुम बच्चों को नहीं सुधार पाए तो हमें तुम्हें बदलना पड़ेगा। और मिस्टर पार्क कहता है, जी सर मैं समझ गया। और मिस्टर पार्क अभी अपने मन में सोच रहे होते हैं, हे भगवान मेरी मदद करो, मुझे यूंटे ली को इस स्कूल से निकलवाना है। यूंटे ली ही सारे परेशानियों की जड़ है। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक लड़की को जो गॉर्डन पार्क के पास आती है और कहती है कि उसका पर्स खो गया है। ये लड़की कहती है, सर मेरा पर्स खो गया है, वो बहुत ही ज्यादा महंगा है। इसके बाद टीचर कहता है, क्या तुमने अपना पर्स खो दिया है? तुम तो फैशन डिपार्टमेंट से हो ना, आखिर तुम्हारा पर्स कब खोया था? इसके बाद लड़की कहती है, सर मेरा पर्स तीसरे पीरियड में खोया है। टीचर कहता है, तुम्हारे पर्स के अंदर कितने पैसे थे? लड़की कहती है, सर उसके अंदर $500 थे, लेकिन वो पर्स भी बहुत ज्यादा महंगा है, वो एक लिमिटेड एडिशन है, वो एक गुलाबी कलर का पर्स है जिसमें एक दिल का शेप है। प्लीज सर वो मुझे ढूंढ के दे दो, मेरे पर्स को जरूर किसी ने चुराया होगा। इसके बाद टीचर कहता है, तो मैं क्या करूं, ये तुम्हारी गलती है, तुमने वो खोया है। इसके बाद ये लड़की कहती है, लेकिन सर आप स्कूल के डीन हो, तो प्लीज मेरी हेल्प करो। इसके बाद टीचर कहता है, हाँ मैं स्कूल का डीन हूँ, तुम्हारा कोई पर्स ढूंढने वाला नहीं हूँ, जाके अपने क्लास टीचर से बात करो। इसके बाद ये टीचर अपने मन में सोच रहा होता है, पहले ही प्रिंसिपल सर ने मेरा दिमाग खराब करके रखा है, ये कह के कि मुझे आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के बच्चों को सुधारना है। लेकिन एक सेकंड, अगर मैं ये केस सॉल्व कर देता हूँ तो प्रिंसिपल सर मुझसे काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाएंगे और वो बोलेंगे, मिस्टर पार्क मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे बारे में गलत था, तुम तो इस सदी के सबसे ज्यादा बेस्ट टीचर हो। इसके बाद मिस्टर पार्क अपने ही मन में कहता है, अरे नहीं सर, मैं इस स्कूल का डीन हूँ, मैं तो बस अपनी जॉब कर रहा था। इसके बाद ये टीचर स्टाइल में इस लड़की को कहता है, तो तुम्हें सिर्फ इतना जानना है ना कि तुम्हारा पर्स किसने चोरी करा है? तो ठीक है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इस टीचर को जो अभी आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में जाता है। ये टीचर बहुत ही चुपके से हमारे वास्को के नाम का लॉकर खोलता है और दोबारा से उस लॉकर को बंद करके यहाँ से चुपचाप से चला जाता है। लेकिन इस टीचर को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता होती कि जो हमारा जेस है वो इसी कमरे में सो रहा है और जेस की नींद इस टीचर की आवाज की वजह से उठ जाती है। वैसे ही जेस के कान बहुत बड़े हैं, इसलिए जेस की सुनने की शक्ति आई थिंक बहुत ज्यादा होगी। खैर ये बात जरूरी नहीं है, लेकिन अभी के लिए जेस इस टीचर को यहाँ से जाते हुए देख लेता है और ये भी देख लेता है कि इसने वास्को का लॉकर खोला था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन। जो गॉर्डन पार्क टीचर होता है वो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स में जाके सारे बच्चों को बोलता है, एक लड़की का पर्स चोरी हो गया है और इसलिए हम पूरे के पूरे स्कूल में हर डिपार्टमेंट में छानबीन करेंगे। जो फैशन डिपार्टमेंट के बच्चे होते हैं वो कहते हैं, सर हमने ये चोरी नहीं करा है। लेकिन ये टीचर कहता है, अपना मुंह बंद करो, सबकी चेकिंग होगी। इसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले चेकिंग होती है युंडो की, और युंडो के पास से जो चीज निकलती है वो मैं खुल्लम खुल्ला नहीं बोल सकता। अब बस समझ जाओ, युंडो के पास से कुछ गुब्बारे के पैकेट मिलते हैं जो कि नॉर्मल गुब्बारे नहीं होते, ये वो गुब्बारे होते हैं जिनको फुलाया नहीं पहना जाता है। इसके बाद युंडो कहता है, कम ऑन सर, हमें ये खरीदना अलाउड है, बस जो लाइन वाले गुब्बारे होते हैं हम कानून के हिसाब से वो नहीं खरीद सकते। इसके बाद ब्यूटी डिपार्टमेंट की चेकिंग होती है और हम देखते हैं एली जैंग के पास से बच्चों का बहुत सारा सामान मिलता है, जैसे कि डायपर और बच्चों के खिलौने। टीचर एली को कहता है, क्या ये ब्यूटी डिपार्टमेंट है या कोई बच्चों का डिपार्टमेंट है? लेकिन तभी एक गंजी लड़की टीचर को कहती है, एली को आप अकेला छोड़ दो। और यार इस लड़की को हमारे एली ने ही गंजा करा होता है न्यू हेयर स्टाइल के नाम पे। इसके बाद जो टीचर होता है इस लड़की को कहता है, अरे तुम्हारे बालों को क्या हुआ? और ये लड़की ये सुन के रोने लगती है। इसके बाद हमारा एली कहता है, आप एक टीचर हो और आपने एक बच्चे को रुला दिया है। इसके बाद हम देखते हैं विंजिन की चेकिंग होती है और विंजिन के पास से बहुत सारे चश्मे मिलते हैं। जो टीचर होता है वो विंजिन को कहता है, हे तुम्हारे पास इतने सारे चश्मे क्यों है? क्या ये कोई स्विमिंग डिपार्टमेंट है? और विंजिन हरामी टीचर को भी कह देता है, क्या तुम पूरी रात भर खून की उल्टियां करना चाहते हो? इसके बाद टीचर हैरान होकर कहता है, क्या 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 बोला तूने? फिर से बोलिए जरा। इसके बाद हम देखते हैं लोगन ली की चेकिंग होती है जिसके पास से कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन उसकी बॉडी में बहुत सारे टैटू बने होते हैं। टीचर लोगन को कहता है, आखिर तुम्हारी बॉडी में इतने सारे टैटू क्यों हैं? इसके बाद लोगन कहता है,
मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ, मैं कागज नहीं खरीद सकता, इसलिए मैं आर्ट अपनी बॉडी में ही बनाता हूँ। और हाँ, एनिमेशन डिपार्टमेंट का कभी भी अपमान मत करना। मतलब कि स्कूल में जितने भी बच्चे होते हैं, टीचर का तो इनको बिल्कुल भी डर नहीं होता। इसके बाद जो गॉर्डन पार्क होता है, गुस्से में यहाँ से जा रहा होता है और खुद से बोलता है, ये हरामी बच्चे, ये सारे के सारे जंगली है, ये कोई जू नहीं है। अगर इनके पास से वो खोया हुआ पर्स नहीं मिलता, इनको तो फिर भी जेल हो जानी चाहिए। लेकिन सबसे हरामी बच्चों की चेकिंग करना मैंने सबसे आखिरी के लिए बचा के रखा था, आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट की। और जैसे ये टीचर आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के अंदर घुसता है तो ये बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। यहाँ के सारे बच्चे अभी सुट्टा मार रहे होते हैं, सिगरेट पी रहे होते हैं और किसी ने अपनी पीठ पे अगरबत्तियां लगा रखी होती हैं। लेकिन यार, ये जो स्टूडेंट्स यहाँ पे सिगरेट पी रहे होते हैं, ये कोई नॉर्मल सिगरेट नहीं होती, ये एक हर्बल मेडिसिन होती है जिससे बुलबुले भी निकलते हैं और धुआं भी निकलता है। और वैसे भी वास्को के रहते ये लोग सिगरेट पी भी नहीं सकते। इसके बाद हम 7 मिनिस्टर्स के 2 बंदों को देखते हैं जिन्होंने अपने कंधों में अगरबत्तियां जला रखी होती हैं और कहते हैं, लॉर्ड होम रूम टीचर, क्या आप हमारी तलाशी करने के लिए आ रखे हैं? आपका ये फैसला बहुत ही गलत है, आप हम पे बेफालतू में शक कर रहे हो। इसके बाद टीचर कहता है, क्या तुम अपनी तलाशी नहीं करवाओगे? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन तभी एक बंदा कहता है, सर, पहली बात तो ये है कि हम स्कूल में बैग लाते ही नहीं है। और ये टीचर इस बंदे को देख के अपने मन में कह रहा होता है, तो तेरे को इतना ज्यादा गर्व महसूस क्यों हो रहा है इस बात पे? लेकिन तभी यहाँ पे प्रिंसिपल आता है और कहता है, मिस्टर पार्क, आप एक खोया हुआ पर्स ढूंढ रहे हो, है ना? और अभी हम देखते हैं दोबारा से जो प्रिंसिपल होता है आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट वाले बंदों के कंधों में बैठा होता है। और इन बंदों ने अभी ड्रैगन बॉल जी के गैन्यू का पोज ले रखा होता है, जो गैन्यू फोर्स होती है। आप में से जिस किसी ने भी ड्रैगन बॉल जी देखा होगा उसको पता होगा, जो गैन्यू फोर्स होती है वो फ्रीजा के अंडर में काम करती थी। इसके बाद प्रिंसिपल कहता है, मिस्टर पार्क, मुझे लगता है आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट आपसे पहले उस पर्स को ढूंढ लेगा। और आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के बंदे भी बोल रहे होते हैं, हम प्रिंसिपल सर की एक स्पेशल फोर्स है, हॉस्टल गैंग हम पे अटैक करने वाली है, हमें किसी भी कीमत पे प्रिंसिपल सर को बचाना होगा। मतलब यार, ये लोग अपनी ही किसी दुनिया में होते हैं, पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करते हैं ये लोग। इसके बाद मिस्टर पार्क कहता है, गैन्यू, नहीं, मेरा मतलब प्रिंसिपल सर, आप वहाँ पे उनके कंधों में क्या कर रहे हो? इसके बाद प्रिंसिपल कहता है, यहाँ के बच्चे यहाँ के प्रिंसिपल को ही उसके ऑफिस से चुरा के ले जाते हैं, तो साला ये पर्स क्या चीज है बे? मुझे पूरा यकीन है यहाँ के बच्चों ने ही इस पर्स को चुराया होगा। और गॉर्डन पार्क अपने मन में कह रहा होता है, अबे सालो, सर को नीचे रखो तुम। लेकिन तभी यहाँ पे हमारा वास्को आता है और गॉर्डन पार्क के सामने अपने घुटने टेकता है और कहता है, सर, आप बिल्कुल गलत हो, बर्ड नकल कभी भी चोरी नहीं कर सकती। इसके बाद मिस्टर पार्क कहता है, यूंटे ली, मैं सोच ही रहा था कि आखिर तुम मुझे कब दिखोगे। क्या तुम इस बारे में पूरा श्योर हो कि तुम्हारे डिपार्टमेंट ने ये चोरी नहीं करी है? इसके बाद वास्को कहता है, सर, जो बर्ड नकल किसी का सामान चुराए वो बर्ड नकल हो ही नहीं सकती। इसके बाद जो वास्को होता है इस टीचर को अपने लॉकर के पास ले जाता है और अपना लॉकर खोलते हुए कहता है, अगर आपको हमारे किसी भी लॉकर से वो पर्स मिलता है तो जो सजा आप दोगे मुझे वो मंजूर है। आप चाहो तो हम सबको स्कूल से भी निकाल सकते हो सर, लेकिन एक बर्ड नकल कभी भी किसी का सामान चोरी नहीं कर सकती। और जैसे ही वास्को अपना लॉकर खोलता है तो वो देखता है वो पर्स वास्को के ही लॉकर के अंदर होता है और वास्को हैरान होकर उस लॉकर को दोबारा से बंद कर देता है। वास्को दोबारा से लॉकर को खोलता है लेकिन वो पर्स अभी भी वहीं पे होता है। और जो गॉर्डन पार्क होता है वो चिल्ला के कहता है, यही वो पर्स है, पिंक रंग का पर्स जिसके ऊपर एक दिल बना है। और ये देखते ही जो प्रिंसिपल होता है वो चिल्लाता है, यूंटेली, तुम्हें स्कूल से निकाला जाता, ये पर्स मैंने नहीं चुराया है। और अभी हम देखते हैं जो बर्ड नकल के 7 मिनिस्टर्स के बंदे होते हैं वो यहाँ पे मौत के फरिश्ते बन के घूम रहे होते हैं। मतलब कि वास्को को सजा देने का जिम्मा इन लोगों ने उठाया होता है और साथ ही साथ में प्रिंसिपल वास्को को स्कूल से निकालेगा वो अलग। 7 मिनिस्टर्स ने वास्को के गले में एक लकड़ी का फट्टा उसे पहनाया हुआ होता है और वास्को को नकली बाल भी पहनाए होते हैं। और 7 मिनिस्टर के एक बंदे के हाथ में अभी एक तलवार भी होती है और उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं क्योंकि ये जो क्रिमिनल है ये कोई और नहीं बल्कि इनका जनरल है, यानी कि जनरल। इसके बाद ये बंदा कहता है, जनरल, हम जानते हैं आप चोर नहीं हो, लेकिन सारे के सारे सबूत यहाँ पे हैं, वो पर्स आपके लॉकर के अंदर से निकला है। इसके बाद मिस्टर पार्क कहता है, वास्को, चोर कहीं के, तुम्हारा खेल अब यहीं पे खत्म हुआ। प्रिंसिपल सर, मैं आपको बता रहा हूँ ये बच्चा सच में बहुत ज्यादा बदमाश है। इसके बाद फ्रीजा का मास्क पहने हुए प्रिंसिपल कहता है, माय, मुझे लगता है इस बच्चे को हमें अभी के अभी स्कूल से निकाल देना चाहिए। लेकिन तभी हमारा जेस यहाँ पे आता है और कहता है, नहीं, वास्को भाई ने ऐसा नहीं करा है, जरूर वास्को भाई को कोई फंसा रहा है। प्लीज मुझे क्लासेस खत्म होने तक का समय दो, मैं ये ढूंढ निकालूंगा कि असली चोर कौन है। तो अभी हमारे जेस को ये समय मिल जाता है और जेस का सबसे पहला शक होता है गॉर्डन पार्क टीचर के ऊपर, क्योंकि जो हमारा जेस होता है उसने गॉर्डन पार्क को यूंटे ली के यानी कि वास्को के लॉकर में छेड़छाड़ करते हुए देखा था। लेकिन जो गॉर्डन पार्क है, क्योंकि वो आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट का क्लास टीचर है और अपनी क्लास में कोई टीचर नॉर्मली भी आ सकता है, इसलिए जो जेस होता है उसको ये कंफर्म नहीं होता कि मतलब जो गॉर्डन पार्क है उसने सच में चोरी करी है या फिर नहीं, यानी कि सिर्फ शक के आधार पे ये गॉर्डन पार्क के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते। लेकिन इसके बाद जेस कहता है,
सिर्फ एक ही इंसान नहीं है जिसके ऊपर मुझे शक है, मुझे और भी लोगों के ऊपर शक है। जिस समय ये पर्स चोरी हुआ था उस समय सारे के सारे स्टूडेंट ऑडिटोरियम में एक लेक्चर सुन रहे थे, लेकिन सारे के सारे बच्चे लेक्चर सुनने नहीं गए थे। कोई कोई क्लास में ही रुक गया था, जैसे कि मैं रुक गया था। जब मैंने गॉर्डन पार्क को वास्को के लॉकर में छेड़खानी करते हुए देखा था तो मैंने गॉर्डन पार्क का पीछा करा था और मेरे क्लास से बाहर जाने के बाद क्लास पूरी तरह से खाली थी। और उस समय जो भी वहाँ आसपास रहा होगा, यानी कि ब्लॉक बी में, मुझे उन सब के ऊपर शक है। जिस किसी ने भी ये करा है, मैं उस हरामखोर को पकड़ के रहूंगा और ये पता लगा के रहूंगा कि वास्को भाई को कौन फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैं अपने दादा की कसम खा के कहता हूँ, मैं चोर को ढूंढ निकालूंगा। और यार, जो हमारा जेस होता है उसके दादा एक डिटेक्टिव होते हैं, और अभी जो जेस होता है उसने भी डिटेक्टिव के ही जैसे कपड़े पहन लिए होते हैं। और जेस का शक इन लोगों के ऊपर होता है, एक तो टीचर, दूसरी योई, जैक, मैरी, विंजिन, लोगन और जे गैलगोंग। तो सबसे पहले जेस गॉर्डन पार्क के पास जाता है उससे पूछताछ करने के लिए। इसके बाद जो गॉर्डन पार्क होता है वो जेस को कहता है, अबे मैंने ही तुझे कहा कि तू चोर को ढूंढ निकाल और तू मेरे ऊपर ही शक कर रहा है। इसके बाद जेस कहता है, सर अगर ऐसी बात है तो आप आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में क्यों आए थे? इसके बाद मिस्टर पार्क कहता है, क्या मैं क्लास में क्यों आया था? क्या तू सीरियस है? तू सच में मुझसे ये पूछ रहा है? इसके बाद ये टीचर अपना बयान देता है। ये कहता है, मैं तो स्टाफ रूम में बैठा था, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अपनी बुक वहाँ क्लास में ही भूल गया हूँ और मैं वहाँ क्लास में अपनी बुक को ही लेने आया था। मैं तुम्हारी क्लास का क्लास टीचर हूँ। क्या ये क्राइम है कि एक टीचर अपनी क्लास में भी नहीं आ सकता? तू ढक्कन कहीं के, मैं चोर नहीं हूँ। तुम हरामी बच्चों, तुम्हारा क्लास टीचर कौन है? अरे वो तो मैं ही हूँ। इसके बाद जेस कहता है, लेकिन सर आप भी मेरी शक की निगाहों में हो। लेकिन सर मैं आपके ऊपर कभी भी शक नहीं करूंगा। मतलब जेस अभी अजीब सी बात कर रहा होता है और ये उसके मुंह से अपना आप ही निकल रहा होता है। कभी वो कह रहा शक है, कभी वो कह रहा शक नहीं है, लेकिन जेस सच में अपने मन में अभी सोच रहा होता है। तो गॉर्डन पार्क ने वास्को का लॉकर छुआ था, लेकिन वो वहाँ पे सिर्फ अपनी बुक लेने आया था। जेस अपने मन में कहता है, पक्का ये झूठ बोल रहा है, और अपनी डायरी में गॉर्डन पार्क का एक चेहरा बना के गॉर्डन पार्क को शक की लिस्ट में डाल देता है, जिसके ऊपर हमारे जेस को शक है। इसके बाद यूई से पूछताछ होती है और यूई कहती है, मैं बीमार थी इसलिए मैं क्लास में रुक गई थी। इसके बाद जेस कहता है, जिस दिन ये चोरी हुई थी तुम उस रात को क्या कर रही थी? इसके बाद यूई कहती है, क्या मैं उस रात को क्या कर रही थी? आखिर तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे प्यार व्यार हो गया है क्या? इसके बाद यूई अपना बयान देती है। यूई कहती है, क्योंकि मैं बीमार थी इसलिए मैं अपनी क्लास में रुक गई थी। मैं सिर्फ क्लास से एक बार बाहर गई थी, जब मैं वॉशरूम में गई थी अपना मुंह धोने के लिए। आखिर तुम मुझसे ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? तुम सीधा सीधा भी मुझे बोल सकते हो कि तुम मुझे पसंद करते हो। ये सारे के सारे मर्द एक जैसे होते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। मेरा दिल सिर्फ जैक के लिए है, मैं सिर्फ जैक को पसंद करती हूँ। इसके बाद यूई सबूत के तौर पे अपनी कुछ दवाइयाँ भी दिखाती है जो उसने नर्स ऑफिस से ली होती हैं। इसके बाद जेस डायरी में यूई का भी चेहरा बनाता है और लिखता है, इसने बहुत ज्यादा मेकअप करा हुआ था। मतलब कि जो भी जेस यहाँ पे लिख रहा है ये उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो उसको ये ढूंढने में मदद करेंगे कि चोर कौन है। इसके बाद जेस हमारे जैक के पास आता है और उससे ये सब कुछ पूछता है, और जो हमारा जैक होता है अभी सो रखा होता है और वो सोई हुई हालत में उठता है और कहता है, क्या वास्को एक चोर है, उसके ऊपर इल्जाम लगा है? मैं जानता था वो साला किसी भी काम का नहीं है। मुझे तो लगता है उसने किसी का खून भी करा होगा कभी ना कभी। इसके बाद जेस कहता है, नहीं तुम गलत हो, तुम मेरे सवाल का जवाब दो अभी। इसके बाद जैक कहता है, क्या मैं क्या कर रहा था? मैं तो भाई पूरे दिन भर सो रहा था, तो चाहे तो यूई से पूछ सकता है। इसके बाद जैक अपना बयान देता है। जैक कहता है, क्या तुमने किसी कुत्ते को उल्टी डायरेक्शन में चलते हुए देखा है? नहीं देखा? मैंने देखा है। और अचानक से उसने एक पर्स के ऊपर थूक दिया और उस पर्स के अंदर बहुत सारे पैसे थे, लेकिन अचानक से मीरा ने मुझे अपने साथ मूवी चलने के लिए बोल दिया। मुझे लगता है मैं कोई सपना देख रहा हूँ। मतलब जैक से तो पूछताछ करना ही बेकार होता है। जैक तो अजीब अजीब सी बातें कर रहा होता है। शायद वास्को और ये दोनों बैठ के साथ में सस्ते नशे करते हैं। इसके बाद जेस कहता है, क्या तुम्हें और कुछ पता है? इसके बाद जैक कहता है, हाँ, एक बहुत ही तेज से आवाज हुई थी जिस वजह से मेरी नींद उड़ गई थी। जेस कहता है, क्या बहुत तेज आवाज? इतनी तेज कि उससे तुम्हारी नींद भी उड़ गई? इसके बाद जैक कहता है, अबे वैसे भी मुझे वो पर्स चुराने की क्या जरूरत है? मेरी फैमिली में वैसे ही बहुत सारा पैसा है, बहुत पैसा है तेरे भाई के पास। इसके बाद जेस वापस से यूई से इस बारे में पूछता है और जो यूई होती है वो कहती है, क्या एक बहुत तेज आवाज? नहीं, मैंने तो कोई बहुत तेज आवाज नहीं सुनी, लेकिन हाँ मैंने कुछ और सुना था। जब मैं वॉशरूम में अपना मुंह धोने के लिए गई थी तो उस वक्त मैंने ड्यूक हावा की सिंगिंग सुनी थी। और जेस हैरान होकर अपने मन में सोचता है, क्या ड्यूक हावा की सिंगिंग? आखिर ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि उस वक्त तो ड्यूक हावा ऑडिटोरियम में था, वो तो लेक्चर सुन रहा था। इसके बाद जेस ड्यूक हावा से पूछता है। ड्यूक कहता है, क्या सिंगिंग? लेकिन मैं तो ऑडिटोरियम में लेक्चर सुन रहा था, डैनियल भी मेरे साथ ही था, तुम डैनियल से भी पूछ सकते हो। ओह हाँ, मैंने एक नया गाना लिखा है, क्या तुम सुनना चाहोगे? अभी जेस अपने मन में सोच रहा होता है, अगर ड्यूक हावा ऑडिटोरियम में था तो इसका मतलब यूई झूठ बोल रही है। ड्यूक हावा गाना कैसे गा सकता है जब वो लेक्चर सुन रहा था? इसके बाद जेस मैरी किम के पास जाता है और मैरी किम जेस के बड़े बड़े कान पकड़ती है और कहती है, मैंने सुना तुम्हारा पति वास्को, उसको किसी ने चोरी के इल्जाम में फंसा दिया है। तुम्हारे कान मुझे काफी ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। लेकिन तभी जेस कहता है, मैरी मेरा शक तुम्हारे ऊपर भी है। इसके बाद मैरी कहती है,
क्या मेरे ऊपर? आखिर मैंने क्या करा है? इसके बाद मैरी अपना बयान देती है। मैरी कहती है, क्या बहुत तेज आवाज और ड्यूक हवा की सिंगिंग? मैंने ये कुछ भी नहीं सुना है। मैं पहले ही बहुत ज्यादा लेट हो गई थी, इसलिए मैं ऑडिटोरियम में चली गई थी वहाँ पे लेक्चर सुनने के लिए। क्या तुम्हें फिर भी यकीन नहीं है कि मैं ऑडिटोरियम में थी? भाड़ में जाओ तुम जेस। वैसे तुमने मुझे इतना परेशान करा है तो बदले में मुझे तुम्हारे कान छूने दो दोबारा से। इसके बाद जेस मैरी किम की भी एक फोटो बनाता है और लिखता है, इसने मेरे कान छुए थे। और मैरी कहती है, अरे तुम ये सब कुछ लिख क्यों रहे हो? इसके बाद जेस विंजिन से पूछताछ करता है और जो विंजिन होता है वो कहता है, क्या तू मुझसे पूछ रहा है मैं क्या कर रहा था? क्या तू खून की उल्टियां करना चाहता है? तो मेरा दिमाग खराब कर रहा है, अपनी बीट्स थोड़ा सा डाउन करके बात कर। इसके बाद विंजिन अपना बयान देता है और कहता है, मैं क्लास में क्यों था? तूने पूछा, यो चेक इट आउट, मुझे कोई परवाह नहीं किसी लेक्चर की, यो। उसके बाद मैं हगने गया वॉशरूम में ही, वहाँ से बाहर आते देखी मुझे मैरी, उसको लेकर गया मैं कैफेटेरिया में, उसने वहाँ पे दिलाए मुझे चिप्स भी, यो। थोड़ा और तुम्हें बताऊं तो आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के पास देखा था मैंने लोकन ली। इसके बाद जेस विंजिन की भी शकल बनाता है और डायरी में लिखता है, इसका रैप बहुत ज्यादा बेकार है। इसके बाद जेस लोगन ली से पूछताछ करता है और लोगन ली कहता है, क्या मैं कॉरिडोर में क्यों घूम रहा था? मैं नर्स ऑफिस जा रहा था। क्या तू मुझे मारेगा? मैं नर्स ऑफिस इसलिए गया था क्योंकि मेरा दिल टूट चुका है, मैं अपना दिल ठीक करवाने के लिए गया था। क्या तुझे इससे कोई दिक्कत है? क्या एनिमेशन डिपार्टमेंट को नर्स ऑफिस में जाना अलाउड नहीं है? तो एनिमेशन डिपार्टमेंट की बेइज्जती कर रहा है। और जेस अपने मन में सोच रहा होता है, पक्का यही हरामी है जिसने वो पर्स चोरी करा होगा। बारिश में इस हरामी से किसी से लड़ाई करवा लो, वहाँ पे तो ये बीमार नहीं होता। और ये बोल रहा है ये नर्स ऑफिस गया था, बिल्कुल झूठ बोल रहा है ये। इसके बाद जेस पूछता है जे गैलगोंग से, और जे गैलगोंग अभी एक कोने में बैठ के हंस रहा होता है ऐसे, खी 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 खी। मुझे पता है मेरे लॉर्ड कहाँ गए थे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा क्योंकि जब वो मुझे मारते हैं तो उनका जुजुत्सु बहुत ज्यादा दर्द देता है। क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें बताऊं? अरे नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानता। हे हे मुझसे दूर रहो, मैंने कहा मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हारे ऊपर मुंह दूंगा, मैं सच बोल रहा हूँ, दूर रहो मुझसे। इसके बाद हम देखते हैं जेस और वोंग वास्को की मूर्ति की गोद में बैठे हुए होते हैं और जेस कहता है, वोंग रो मत, मैं वास्को भाई को बचा लूंगा। लेकिन जो वोंग होता है उसका भी बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा होता है और जो जेस होता है वो कहता है, अरे वोंग क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? लगता है तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि वास्को को किसी ने फंसा दिया है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, जितने लोगों के भी ऊपर हमें शक है वो सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं। मैं एक एक करके उन सबके झूठ पकड़ लूंगा। तो यार इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।